राम। सही रहा। दो बच्चे फिर एब्सेंट हो गए आज। कौन कौन है आज एब्सेंट? देशना। देशना और प्रांशु। नहीं, तीन लोग हैं एब्सेंट। देशना, प्रांशु और कनिष्का। कनिष्का। ओके, तो पिछले टर्म में हमने कहाँ तक क्वेश्चन कराए थे? आपको क्या क्या बताया था, एक बार रिकॉल करो जरा। एनीवन ऑफ यू? सर हमने वो कोऑर्डिनेट से इक्वेशन बनाना सीखा था। अच्छा, कोऑर्डिनेट पॉइंट से इक्वेशन बनना सीख लिया था। आंसर 10.2 का सर आपने बोला था कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन ट्राई करके आना। ओके, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? सर 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन, ओके। एक्सरसाइज 10.2 है ना? यस सर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आगे की कॉन्सेप्ट हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin is 5 unit and the angle made by the perpendicular with positive x axis is 30 degree। ये कोई लाइन है ऐसे, और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो कि 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक है, एंगल परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। तो इसमें क्या पूछा है? राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, है ना? तो देखो, इस क्वेश्चन में फिगर आपको समझ में आ गया? फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको अगर इस लाइन का स्लोप निकालना हो, एक्चुअल में ये एक दूसरी फॉर्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे मैं पढ़ा दूँ फिर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी निकल तो इससे भी जाएगा, लेकिन बहुत घुमाना पड़ेगा हमको। ये 30, ये 90, ये 60 आ जाएगा, फिर ये 120, तो स्लोप तो आ जाएगा। अभी इसका पॉइंट निकालने के लिए फिर से पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो हम एक और मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म होती है, उसमें जल्दी निकल जाएगा, वो आगे बताएंगे। तो पिछली बार इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? फिर मैं आगे वाली चीज़ें ले लेता हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा दिया नहीं था, 10 तक ही दिए थे, क्योंकि हो सकता है आगे वाली कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हो उसमें। नो, है ना? तो हम आगे, हमने दो फॉर्म पढ़ी थी। हमको इक्वेशन निकालने के लिए हमने दो फॉर्म पढ़ ली थी, ठीक है?
अगर हमको एक पॉइंट दे रखा है और दो पॉइंट दे रखे हैं। अब हम तीसरी फॉर्म पढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, sir. Okay. What is this form? Suppose you are given a line like this. This line has slope m. का स्लोप m है, यानी एंगल m हो गया ये, and making an intercept on y axis. ये c इंटरसेप्ट कट कर रही है y एक्सिस पे, ये हमारा y एक्सिस है इस पर। ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0,c हो जाएगा। अब अगर हमें किसी लाइन का स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो हम उस लाइन को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? हमने फॉर्मूला बताया था। ये हो जाएगा y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स माइनस जीरो, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें याद रखनी है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी is the equation of a line which has slope m and which cuts intercept on y-axis as c. Intercept on y-axis is c, यानी y-axis पर वो c इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गई ये फॉर्म? y-axis पे वो अगर कट करती है तो ये बन जाएगा। अच्छा, मान लो यही लाइन आपके मन में ये आ सकता है कि भाई y पे कट कर रही है, x पे कट कर रही हो, तो ठीक है। अगर x पे भी कट कर रही हो मान लेते हैं, तो x पे मान लो ये d कट कर रही है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,-d। ठीक है। और स्लोप तो इसका वही रहेगा m, ये हो जाएगा y माइनस y1 एंड y1 इज d इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 यहाँ पर है जी, ये हो जाएगा y माइनस डी इक्वल्स टू एम एक्स, हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस डी। नेक्स्ट फॉर्म है हमारी फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे कोई लाइन है, जरूरी नहीं कि केवल एक्स पे काटे वाई पे काटे, वो दोनों पर भी कट कर सकती है। वो दोनों एक्सिस पर भी कट कर सकती है। मान लो एक लाइन ऐसे है, देखो ये एक्स पर भी काट रही है और वाई पर भी काट रही है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्सिस पर काट रही है। मान लो एक्स एक्सिस पर काट रही है ए, वाई एक्सिस पर काट रही है बी, तो उस केस में जो इसकी इक्वेशन आएगी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है हमेशा। उस केस में इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये बन जाती है। वेयर ए एंड बी आर इंटरसेप्ट on x and
वाई एक्सिस, वो लाइन एक्स और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रही है ये हमको इससे पता लग जाएगा। यस सर। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। -3 and 2 ये तो एक्स एक्सिस पर काट रहा है, ये वाई एक्सिस पर काट रहा है। इसकी हमें इक्वेशन लिखनी हो तो हम केवल बस इसमें यहाँ पर ये वाली फॉर्म ही याद रखेंगे, सपोज ए प्लस वाई अपॉन बी +1। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा -3, b इक्वल टू हो जाएगा 2, इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन -3 y अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 6 आएगा इसका एलसीएम, तो हो जाएगा -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, या 2x - 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे करके हमसे इक्वेशन ये कि पूछ सकते हैं। या इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि मान लो एक इक्वेशन दे दिया हमको 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन है, एक साइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। फिर पूछा गया है फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, वो लाइन x और y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है ये आपको बताना है। तो अगर मान लो हमको कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है और हमसे ये पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड वाले से इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, देखो ये आपने पढ़ी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। लास्ट में 1 लाने के लिए मैं इसको पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि तभी लास्ट में 1 आएगा, इसमें 1 आना चाहिए। अब देखो ये कट कर देंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 4, ये कट कर देंगे वाई अपॉन 3 1। इसका मतलब ये लाइन जो है एक्स इंटरसेप्ट इसका कितना है 3, वाई इंटरसेप्ट इसका कितना है 4। Is it clear? So यस सर। this is the fourth form. This is called intercept form. इससे पहले हमने पढ़ी थी y, कौन सा फॉर्म पढ़ा था इससे पहले, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और उससे पहले 2 पॉइंट फॉर्म और उससे पहले 1 पॉइंट फॉर्म। तो ये 4 फॉर्म पढ़ लिए हमने। जैसी सिचुएशन हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके हिसाब से हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर सबसे ऊपर है, अगर हमको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम किसी भी कंडीशन में निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको स्लोप नहीं दे रखा, पॉइंट नहीं दे रखा, ये सारी चीज़ें दे दी तब भी हम निकाल लेंगे, आपको आइडिया लग गया आप कि कैसे निकालते हैं। इसके बाद एक फॉर्म और है इसकी, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, मान लेते हैं कोई लाइन है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हमको दे रखा है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ तो है p और ये परपेंडिकुलर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तब इसकी जो इक्वेशन आती है चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, आपको बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन चारों क्वाड्रेंट में से कहीं भी हो सकती है। तो हम इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लर्न करेंगे। तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू टी। ये इसकी डायरेक्ट आ जाएगी सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस
P is the distance of the line from the origin, perpendicular distance है। वो जो क्वेश्चन था एक, वो इसी पे बेस्ड था। मैं अब ले लेता हूँ उसको, तब आपको समझ में भी आ जाएगा। अब पढ़ो जरा एक क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, ये तो इसकी 5 यूनिट है, और एंगल है 30 डिग्री। तो अब देखो, अभी हमने जो फॉर्म पढ़ी थी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी, इसमें थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री इसके हिसाब से, और पी हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, तो ये हो गया हमारा 5। जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा एक्स cos 30 plus y sin 30 is equals to 5। x cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, y sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 to 5। तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो बन जाएगी √3x y। दिस इज द required equation। Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर हम पहले वाले मेथड से बताते तो टाइम लगता, इससे अब आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से निकल जाएगा। अभी ये इतनी 5 फॉर्म है और इन्हीं पर बेस्ड आगे के क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। उससे पहले एक दो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, पता लगे कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है क्या। एक क्वेश्चन मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, सॉल्व करो इसको। टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। Sir, can you repeat the question? मैंने उसमें डाल दिया है बेटा, चैट बॉक्स में डाला हुआ है। Sir, नहीं है। नहीं है, मैं दोबारा डाल देता हूँ, देखो आया। Yes, sir.
वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ओके, अब आते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस पर। और 10 तक मैंने दिए थे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 तक आपने कर लिया होंगे। उसके आगे चलते हैं। देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन segment joining the points divided in the ratio। ये क्वेश्चन ठीक है, सॉल्व करते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। अब भाई आपने क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? कितने बच्चों को याद है सेक्शन फॉर्मूला? राइट भाई, अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये भी तो याद है कि नहीं? टाइप वाई सेक्शन फॉर्मूला, किसी को याद नहीं है? एम आई ऑडिबल? यस, याद है। चलो कुछ बच्चों को है ना, एक बार रिकॉल कराई देते हैं। जैसे कोई लाइन है और ये m रेशियो n में डिवाइड हो रही है, ठीक है? ये p है, ये q है, ये r है। इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2। r के पॉइंट हमें निकालने थे, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाता था। क्रॉस में लगाते हैं mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे करके आता है। ऐसे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा mx2 प्लस nx1 m/2 n/x y1 और अपॉन नीचे आएगा m प्लस n। इस तरह से आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला दिया हुआ था, तो इसकी जरूरत यहाँ हमें पढ़ सकती है, इसलिए पहले ही बताया है आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है, और 2 3, इनको ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है, एक लाइन को इस तरह ही परपेंडिकुलर है। लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड इन द रेशियो। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? 1:n में। इसको जो 1 0 और 2 3 से जॉइन करने पर जो लाइन बन रही है, उसको डिवाइड करने पर बन रही है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड इन द रेशियो 1n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अब हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? इक्वेशन हमें इसी लाइन की निकालनी है। ये लिख दिया मैंने L, ठीक है? दूसरी तो इसमें परपेंडिकुलर दे ही रखी है, ठीक है? उसकी हमसे नहीं पूछी है, हमसे इसी की पूछी गई है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर आपको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो टाइप करो y, क्विकली टाइप बाय। कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हमको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इसमें, आपको विजुअलाइजेशन अपना खोलना पड़ेगा। दिमाग को खोल के रखोगे, विजुअलाइज करके रखोगे, सोचोगे कि क्या सिचुएशन है, क्या बोल रहा है, एकदम ऐसे रफली मत करना, तब आपको एक बार में क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज आप भी, अगर वो 99% लोगों में ऐसे ही हैं जो देखते ही नहीं है, फॉर्मूला लगाने लगते हैं, आंख बंद करके काम नहीं चलने वाला भाई। आप खोल के करोगे, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका सवाल सही होने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखो, वही पुराना क्वेश्चन है मेरा। हमको लाइन एल की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट और स्लोप या फिर लाइन सेगमेंट। हम्म, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है हमको। मुझे लग रहा है ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछ रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर लाइन एल की इक्वेशन पूछता तो वो तो निकल जाएगी, निकल
निकल जाएगी यस कि सर। नहीं। लेकिन ये पूछ रहा होगा हमसे परपेंडिकुलर लाइन की, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या दिक्कत आएगी कि हमारे पास स्लोप तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उस लाइन पर एक पॉइंट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। क्योंकि अगर लाइन, देखो इसको मैं L1 L2 डाल देता हूँ, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अगर L1 की इक्वेशन निकाल ली हो तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म मैंने आपको बताई है। 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बहुत आसानी से निकल जाएगी। लेकिन हमसे यस पूछ रहा सर। है साइज L2 की, तो L2 की इक्वेशन तो तभी निकलेगी जब इसका हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका स्लोप तो निकाल ही लेते हैं। स्लोप निकालना आसान है, क्योंकि L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो जो L1 का स्लोप होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, उसका रेसिप्रोकल करके हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो मैं निकालता हूँ स्लोप, पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1। L1 का आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0, 2 माइनस 1 यानी कि 3/1, दैट इज 3। ठीक है। अब हमको पता है कि लाइन L2 परपेंडिकुलर है, सिंस लाइन L2 is perpendicular to L1, this implies slope of L2 इक्वल टू, केवल आपको रेसिप्रोकल करके माइनस लगाना है, तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, ये लगा दिया मैंने माइनस। तो ये मेरे को स्लोप मिल गया, उसका कितना आ गया, -1/3। अब हमको चाहिए एक पॉइंट, तो पॉइंट कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया आपको। कौन सा फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने बोला जिससे निकल जाता है, वो है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले को यूज करेंगे तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। हमारी ये 1:n में डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पर पॉइंट कितना आया था, पॉइंट था हमारा 1023। ये पॉइंट है, मान लें 10, ये पॉइंट है 23, ये है B, ये है B, ये है मान लो L। L का जो x कोऑर्डिनेट है कैसे निकालूंगा, 1 × 2 प्लस n × 0, 1 प्लस n, L y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लूँगा मैं, 1 × 3 प्लस 3। इसको सॉल्व करने पे देखो कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट L का 1 × 2 प्लस n × 1 यानी 2 प्लस n, और ये आ जाएगा 3 प्लस 0/1 प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 प्लस n/1 प्लस n। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3/1 प्लस n। यही आएगा ना, सही लिखा है। यस सर। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए, एन की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एन की वैल्यू नहीं पता, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, ये 10 और 2 3 इस पे ही होगा, लाइन पे जो पॉइंट होगा ये एल। तो अगर मैं इस एल पॉइंट को इसकी लाइन की इक्वेशन में रख दूँ तो मैं पता लगा सकता हूँ एन की वैल्यू आसानी से। तो पहले मैं इक्वेशन और निकाल लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ L1 निकाल लेते हैं अगले पेज पे। इक्वेशन ऑफ लाइन
L1। देखो उसमें एक पॉइंट हमको मालूम है और वो एक पॉइंट क्या है, 10 है उस लाइन पर। ठीक है, 10 वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो y माइनस जीरो, स्लोप आया था 3 इक्वल टू एक्स माइनस वन, आ जाएगा वाई इक्वल टू 3x माइनस 3, हो जाएगा 3x माइनस वाई। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ L1। ये नोट कर लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, सिंस पॉइंट L लाइज ऑन लाइन 1, सिंस पॉइंट L लाइज ऑन लाइन L1, तो it will be satisfy the equation with line। ठीक है ना, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, कोई बता सकता है? नोट किया हो तो बताओ। नोट किया है किसी ने? नहीं किया? सर L1 की नहीं, इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो क्या थी, जो मैंने लिखवाया था? 3x minus y। हाँ, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब देखो इसमें वैल्यू रख देंगे हम एल की। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया था एल पॉइंट का? n प्लस टू अपॉन n प्लस वन, यस सर। n प्लस टू अपॉन n प्लस वन। और y कोऑर्डिनेट कितना आया था? 3/1 + n। हाँ, वही n प्लस वन इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू बता सकते हो क्या? n की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से सॉल्व करके? सर लेकिन x और y की वैल्यू तो पता नहीं है। किसकी? सर x और y की। एक्स और वाई आएंगे नहीं ना इसमें, एक्स और वाई की जगह तो ये पॉइंट रखे ना, 3x की हम्म। जगह पर n प्लस टू अपॉन n प्लस वन, फिर आ जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3n+6। स्पेस का मैं बहुत यहाँ पर 3n+6 माइनस 3n+6 माइनस 3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना था, 3 था इसमें।
यस सर। नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगी। छोड़ो, इसका मतलब इसने क्या किया है, इसका आंसर एन की फॉर्म में ही आ रहा होगा। इसका आंसर जो होगा ना, वो एन की फॉर्म में ही दे रखा है, निकलेगी नहीं वैल्यू इसमें से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ये लगाएंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू आई थी 3n+1 इक्वल टू एम की इसकी वैल्यू आई चुकी थी 1/3 एक्स माइनस n+2 अपॉन n+1। ऐसे बस यही रख देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + nx +3 1 + my इक्वल टू n+11। यही आंसर है इसका, पीछे देख लेना आप। यस सर। है ना। तो इसमें 20th तक है क्वेश्चन। तो 11 पे आज हम आ पाए हैं। आपसे जितने बन जाए इजी इजी आप कर लें, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का हो तो मत करना। जितने कोशिश करना जितने बन सकते हो आपसे। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आइडिया लग गया होगा, आप करोगे तो बन जाएंगे। तो आप जो डिफिकल्टी होगी वो आप ले लेंगे, ठीक है यस सर। ना। टुडे अगर किसी को और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है भी, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो।